एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर सोंग्यो और रियो को दोनों के पेरेंट्स एक दूसरे को गले लगाता हुआ देखकर शॉक हो जाते हैं। जब वो लोग उनसे सवाल करने लग जाते हैं इस बारे में, तब सोंग्यो ने सच बता देता है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और एक दूसरे का हाथ भी पकड़ लेते हैं। रियो ने बताती है कि इन दिनों हमने इस बारे में काफ़ी सोचा और वो दोनों अपने रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी सीरियस हैं। जो सुनकर रियो की मॉम उसे घर चलने के लिए कहती है तो सोंग्यो आकर उनके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं भी आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए चलूंगा। सोंग्यो की मॉम कहती है कि लगता है तुम मुझे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना चाहते। ये बोलकर उसे फ्रेंच में डांटते हुए घर चलने के लिए कहती है, जिनका ये रूप देखकर रियो के डैड तो डर जाते हैं, पर सोंग्यो के डैड को तो जैसे प्राउड फील हो रहा था। वैसे भी वो ड्रंक थे तो उनके लिए सिचुएशन समझना भी मुश्किल था, पर दोनों मॉम फिर से एक दूसरे से लड़ पड़ती है। जिसके बाद मॉम रियो को ले जाती है, पर वो भाग कर आकर सोंग्यो को गले लगा लेती है और उसे कहती है कि वो उस मुश्किल टाइम से साथ लड़ेंगे। लेकिन वहाँ इतना ड्रामा क्रिएट हो जाता है कि डैड को रियो को उठाकर वहाँ से ले जाना पड़ता है। जिसे जाता हुआ देखकर सोंग्यो काफ़ी दुखी हो रहा था तो मॉम उस पर काफ़ी ज़ोर से चिल्लाती है और ये सीन देखने में काफ़ी ज़्यादा फनी था। रियो जब घर पहुँचती है तो मॉम उसे सारी बात साफ साफ पूछती है, जिस पर वो उन्हें सच बता देती है कि हम डेट कर रहे हैं और हमारा रिलेशनशिप सीरियस है, मतलब कि वो शादी भी करेंगे। ये सुनकर दोंगजिन बोलता है कि तुमने सोंग्यो को कुछ नशीला खिलाया था क्या? भला वो तुम्हारी जैसी लड़की को डेट क्यों करेगा? इस पर वो उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहती है। मॉम उसकी बात सुनने के बाद बोलती है कि तुम और सोंग्यो कभी एक नहीं हो सकते, जिसका कारण बताए बिना ही वो अंदर चली जाती है। रियो को तो कुछ भी समझ नहीं आता कि उन्होंने मना क्यों किया, जबकि वो तो सोंग्यो को कितना पसंद करती थी। तो डैड कहते हैं कि तुम्हारी मॉम की सोंग्यो की मॉम से लड़ाई हुई है, इसीलिए वो गुस्से में है। वहीं दोंगजिन को अब भी लग रहा था कि रियो ने सोंग्यो का ब्रेन वॉश कर दिया है, इसलिए वो उसे प्यार करने लगा है, तो मारने के लिए उसके ऊपर ही चढ़ जाती है। दूसरी तरफ सोंग्यो की हालत भी खराब थी। उसकी मॉम को समझ आ जाता है कि जब भी वो देर रात तक बाहर होता था तो वो काम पर नहीं बल्कि डेट पर जाता था। मॉम को लगता है कि ये रियो ही होगी जिसने कि पहले सोंग्यो को कन्फेस किया होगा, उसे अपनी जान में फंसाया होगा। पर सोंग्यो कहता है कि मैंने पहले उसे बताया था कि मैं उसे पसंद करता हूँ, वो भी तब से जब हम बच्चे थे। मैंने उसे अपनी फीलिंग काफ़ी बार कन्फेस की थी लेकिन उसने मना किया था, पर अब हमारे बीच सब कुछ ठीक है। ये सुनकर मॉम और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो भला मेरे बेटे को रिजेक्ट कैसे कर सकती है। सोंग्यो ने समझाता है कि अरे मॉम वो तो पुरानी बात है ना, अब हम डेट कर रहे हैं। मॉम पूछती है कि क्या फिर तुमने अपना प्रपोजल स्पेशल बनाया? इस पर वो हाँ बोलता है। जो सुनकर वो गुस्से में अंदर चली जाती है, जिन्हें समझाने के लिए डैड भी पीछे पीछे चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम रियो के डैड को देखते हैं जो कि मॉम से एक सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन वो उन्हें पूछने से मना कर देती हैं। पर डैड फिर भी पूछते हैं कि तुम रियो और सोंग्यो के रिलेशनशिप के लिए मना क्यों कर रही हो? तुम और सोंग्यो की मॉम तो अच्छे दोस्त हो और सोंग्यो को भी हम कितने सालों से जानते हैं, वो कितना अच्छा लड़का है। मॉम कहती है कि यही वजह है कि मैं उनके इस रिश्ते के खिलाफ हूँ। हम एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं। वो नहीं चाहती कि वो लोग रियो को एक बीमार पेशेंट या फिर एक ऐसी लड़की की तरह देखे जिसकी एंगेजमेंट टूट चुकी है। वहीं सोंग्यो के मॉम डैड ये बात कर रहे थे कि बचपन से उन्होंने सोंग्यो के साथ नाइंसाफ़ी की है कि उन्होंने उसको बचपन में टाइम नहीं दिया। हमें तो खुशकिस्मत समझना चाहिए खुद को कि हमेशा से रियो उसका ख्याल रखने के लिए उसके साथ थी। तभी फिर वो डैड से कैंसर सर्वाइवर के बचने का चांसेस पूछती है, लेकिन फिर अचानक ये बात उन्हें भूलने के लिए कहकर सो जाती है। इसके बाद हम रियो को देखते हैं जो कि सोंग्यो को कॉल करती है, पर वो उसका फ़ोन नहीं उठाता। चेक करने के लिए जब वो विंडो पर जाती है तो सोंग्यो उसकी विंडो क्लाइंब कर रहा था और दोनों एक दूसरे को अचानक से देखकर डर जाते हैं। रियो अब उसे संभाल कर अंदर लेकर आती है, जहाँ वो उसे मार कर कहती है कि इस तरह तुम्हें चोट लग सकती थी ना। लेकिन सोंग्यो उसे गले लगा लेता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें काफ़ी मिस किया। उन दोनों के पेरेंट्स अभी गुस्से में थे और उन्हें डर था कि वो उनके लिए मानेंगे या फिर नहीं। इस बीच रियो उसे बेब कहकर बताती है कि अगर वो नहीं माने तो मैं प्रोटेस्ट पर चली जाऊंगी और चिल्लाकर कहूंगी कि सोंग्यो मेरा है। जिसके बाद सोंग्यो उसे वो ब्रेसलेट देता है जो कि वो उसे प्रपोजल के टाइम पर देने वाला था। रियो को ये काफ़ी पसंद आता है। फिर वो अपने नीज पर बैठकर रियो को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसके लिए वो उसे गले लगाकर हाँ कर देती है। अब अगले दिन रियो की डैड अपने रेस्टोरेंट में जाकर उसे देखने लग जाते हैं, क्योंकि कुछ ही दिन बाद वो इस रेस्टोरेंट को हमेशा के लिए बंद करने वाले थे। दूसरी तरफ रियो मोयम के पास जाकर उसे बताती है कि हमारे रिलेशनशिप के बारे में हमारे पेरेंट्स को पता चल गया है। इस पर मोयम हैरान होती है, क्योंकि इस बात से ज़्यादा उसे इस बात की खुशी थी कि उसे अपनी मॉम से काम को डेट करने के लिए अप्रूवल मिल गया है। जो पता चलने के बाद रियो हैरान होती है और उसे भी तरीका बताने के लिए कहती है जिससे वो भी अपने पेरेंट्स को मना सके। तभी वो उसे अपने पेरेंट्स को अच्छा खाना खिलाने के लिए बोलती है और वो जल्दी में थी क्योंकि कांग के साथ डेट पर जाना था। जब वो बाहर जाते हैं तो कांग उसी का इंतजार कर रहा था। इतने में उसे सोंग्यो का कॉल आ जाता है, जिसके बाद हम सभी को सोंग्यो के वर्कशॉप में देखते हैं, जहाँ मोयम रियो को सुना रही थी कि अभी मैं अम्यूजमेंट पार्क की राइड्स पर होती, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ। दरअसल सोंग्यो और कांग एक ओल्ड लेडी के घर को रीमॉडल करने वाले थे। उसी की प्लानिंग के लिए सोंग्यो ने उसे बुलाया था। जिस बात का पता चलने के बाद
रियो और मोयम खुश हो जाते हैं कि वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। वहीं हम रियो की मॉम को देखते हैं जो कि छुपते हुए मोयम की मॉम के पास जाती है। वो उनसे कहती है कि आज के बाद सुंग्यो की मॉम मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करती, मैं उससे कभी भी बात नहीं करूंगी। जो सुनकर मोयम की मॉम हैरान हो जाती है कि 40 साल की दोस्ती भला वो ऐसे कैसे तोड़ सकती है। मॉम बोलती है कि इसमें क्या है, मैं नए दोस्त बना लूंगी। तो मोयम की मॉम उन्हें समझाती है कि पुराने दोस्त के मुकाबले नए दोस्त कभी भी उतने कंफर्टेबल नहीं होते। पर मॉम यहाँ पर खुद भी परेशान लग रही थी। जब रियो की मॉम इसका कारण पूछती है तो वो उन्हें मोयम और कांग की डेट के बारे में बता देती है, जो सुनकर वो हैरान हो जाती है और पूछती है कि तुमने उन्हें परमिशन तो नहीं दी ना। मोयम की मॉम कहती है कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो मैं भला अब कर ही क्या सकती हूँ। तभी रियो की मॉम भी उन्हें सुंग्यो और रियो की डेट के बारे में बता देती है, जो सुनकर उनका भी सेम एक्सप्रेशन था। इतने में सुंग्यो की मॉम भी वहाँ पर आ जाती है, जिन्हें देखकर रियो की मॉम वहाँ से चली जाती है। उन्हें देखकर उनकी फ्रेंड उनसे पूछना चाहती थी कि उनके रेस्टोरेंट पर वी आर क्लोजिंग सून का साइन बोर्ड क्यों लगा हुआ है, जो वो पूछ नहीं पाती। अब रेस्टोरेंट बंद होने वाली बात सुनकर सुंग्यो की मॉम परेशान दिखाई देती है। दूसरी तरफ हम मोयम को देखते हैं जो कि कांग और युंदू के साथ रेस्टोरेंट गए हुए थे। वहाँ पर ये दोनों युंदू को अपनी डेटिंग के बारे में बताने वाले थे। मोयम शुरू करते हुए युंदू से पूछती है कि क्या वो उसकी मॉम बन सकती है। साथ ही वो उसे बोलती है कि वो उसकी रियल मॉम तो नहीं बन पाएगी, पर वो अपनी पूरी कोशिश करेगी उसे खुश रखने की। युंदू बताती है कि उसे काफ़ी खुशी होगी अगर मोयम उसकी मॉम बन जाए। वो खुद भी उसे काफ़ी पसंद करती थी और इसी दिन का वेट कर रही थी। वो उसे अपने उस दिन के सपने के बारे में बताती है कि उसने देखा था कि उन दोनों की शादी मून पर हो रही है। युंदू बोलती है कि इस वर्ल्ड में सिर्फ तुम ही मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, और मोयम से प्रॉमिस मांगती है कि वो कांग के साथ भी ऐसे ही रहेगी। ये सब देखकर कांग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो चीज़ अभी दोनों नोटिस करते हैं तो बहाना करने लग जाता है कि नहीं मैं रो नहीं रहा। सीन अब रियो और सुंग्यो पर आता है जो कि साथ में अपना काम कर रहे थे। तभी रियो को एक कमेंट आता है जिसमें व्यूअर ने लिखा था कि मैं बीमार हूँ, इसीलिए कुछ हेल्दी खाना खाने के बारे में सोच रहा था, तुम्हारी रेसिपी देखी, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इसे बना सकूं और काश मैं इसे टेस्ट कर पाता। ये कमेंट रियो को सोच में डाल देता है। तभी सुंग्यो उससे पूछता है कि क्या हुआ, टेंशन में क्यों हो। जिस पर वो कहती है कि हमने एक दूसरे से 1 घंटे तक बात करने से मना किया था ना, ताकि हम लोग काम पर फोकस कर सके। लेकिन वो अपना लैपटॉप लेकर उसके पास आ जाता है और कहता है कि मेरा काम तो हो चुका है। वो उसके पीछे पड़ जाता है, पर रियो का काम बाकी था, इसीलिए वो भागने लग जाती है। जिन्हें ऐसे देखकर मियोंग अफसोस करने लग जाता है कि मुझे ये सब क्या देखना पड़ रहा है। सीन अब यहाँ से डोंगजिन पर आता है जो कि अपनी मॉम को जब गिफ्ट देता है तो मॉम और डैड दोनों ही हैरान हो जाते हैं। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि डोंगजिन उन्हें गिफ्ट दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि फिर से कुछ गड़बड़ करी है, इसीलिए डैड उसे मारने के लिए झाड़ू उठा लेते हैं। तभी रियो भी वापस आ जाती हैं। डोंगजिन अब उन्हें बताता है कि उसे उसकी सैलरी मिली थी, इसीलिए वो उन लोगों के लिए हेल्थ सप्लीमेंट लेकर आया। इससे उन दोनों का ब्लड शुगर कंट्रोल रहेगा, जिससे सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। फिर मॉम और डैड डोंगजिन और रियो को बताते हैं कि उन्होंने रेस्टोरेंट को बंद करने का फैसला किया है, जो सुनकर दोनों ही हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि रियो अकेले में डैड के पास जाती हैं और उन्हें कंसोल करते हुए उनके फैसले को सपोर्ट करती हैं। दोनों फिर एक दूसरे से काफ़ी सारी बातें करते हैं। अब अगले दिन सुंग्यो और कांग ओल्ड लेडी के घर को रेनोवेट करने के लिए लोकेशन पर निकल रहे थे। तभी मोयम और रियो भी वहाँ पर आ जाते हैं उनके साथ चलने के लिए। मोयम उनकी सेफ्टी का ख्याल रखेगी और रियो सभी के खाने पीने का। इतने में म्योंग्यू भी उनके साथ चलने के लिए आ जाता है। वो लोग अब उस ओल्ड लेडी के घर पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसकी हालत काफ़ी ख़राब है। घर के नाम पर उसके पास सिर्फ एक छोटा सा रूम था और कुछ भी नहीं। यह काम सभी के लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला था, लेकिन बिना हार माने वो अपनी कोशिश शुरू कर देते हैं। वो सभी मिलकर काफ़ी मेहनत करते हैं और काफ़ी देर काम करने के बाद सब कुछ फाइनल कर देते हैं। जब वो ओल्ड लेडी वापस आकर अपना घर देखती है तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये उसका घर है। यू ने उसके घर में एक विंडो भी लगा दी थी ताकि काम से आने के बाद वो खुलकर सांस ले सके। जो देखकर वो बताती हैं कि वो जब भी गार्बेज इकट्ठा करने की बात आती थी तो उन्हें अंदर काफ़ी सफोकेटेड फील होता था, इसलिए वो हमेशा अपनी मौत का इंतज़ार करती थी। लेकिन अब वो अपने बचे हुए दिन अच्छे से जी सकती है। उन लेडी की मदद करके सभी लोगों को काफ़ी खुशी थी कि उन्होंने आज काफ़ी अच्छा काम किया। फिर हम रियो की मॉम को देखते हैं, जिन्हें मोयम की मॉम फ़ोन करके अपने ऑफिस में एक एक्सपेंसिव वाइन ड्रिंक करने के लिए इन्वाइट करती है। जो सुनकर वो खुश हो जाती है और जल्दी से उनके ऑफिस पहुँच जाती है। पर वो ये देखकर हैरान हो जाती हैं कि वहाँ पर सुंग्यो की मॉम बैठी हुई थी। उन दोनों को समझ में आ जाता है कि ये सब मोयम की मॉम की चाल थी उन्हें मिलवाने के लिए। इतने में ही लाइट चली जाती है और इससे पहले कि वो लोग बाहर निकल पाते तभी उनकी फ्रेंड्स आकर शॉप के बाहर ताला लगा देती हैं
और उन्हें अंदर ही बंद कर देती है, जो देखकर दोनों मॉम उन पर चिल्लाने लग जाती है उन्हें बाहर निकालने के लिए। पर वो दोनों बोलती है कि तुम इस तरीके से अपनी इतनी पुरानी दोस्ती को एक ही बार में खत्म नहीं कर सकती, इसीलिए जब तक तुम दोनों में दोस्ती नहीं हो जाती ये डोर नहीं खोलेगा। फिर वो चली जाती है। इसलिए अब अंदर बैठने के अलावा उन दोनों के पास कोई रास्ता भी नहीं था। सुंगयू की मॉम पहले अपनी गलती मानते हुए उनसे माफी मांगती है कि उस दिन उन्हें वो सब नहीं कहना चाहिए था, लेकिन रियो की मॉम को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो फ्रिज से जूस निकाल कर पीने लग जाती है, जो देखकर सुंगयू की मॉम भी उनसे थोड़ा सा जूस मांगती है। फिर उनसे पूछती है कि उन्हें रियो और सुंगयू के बारे में क्या सोचा है। इस पर वो कहती है कि मैं नर्वस हो गई थी, इसलिए कुछ सोच नहीं पाई। और रियो और सुंगयू की बातें से ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने डेट करना जो स्टार्ट किया है। ऊपर से मैं कोई फैसला नहीं लेना चाहती जिससे उन्हें तकलीफ हो, क्योंकि रियो पहले ही काफी कुछ झेल चुकी है। ये सुनकर रियो की मॉम गुस्सा हो जाती है कि वो फिर से रियो के अंदर कमियां निकाल रही है, जैसे उसकी एंगेजमेंट का टूटना और फिर कैंसर होना, जबकि उनका ऐसा कोई मतलब भी नहीं था। रियो की मॉम बोलती है कि वैसे भी मैं रियो की शादी कभी भी वहाँ पर नहीं कराऊंगी जहाँ पर तुम हो, जो सुनकर सुंगयू की मॉम को काफी गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ मोयम की मॉम और जब उनकी फ्रेंड वापस से डोर खोलने के लिए आते हैं तो वहाँ का हाल देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। दोनों मॉम नीचे बैठकर अभी बहस किए जा रही थी, इसीलिए वो दोनों फिर से बाहर चले जाते हैं क्योंकि उनका दोस्ती कराने वाला प्लान फेल हो गया था। अगले दिन हम सुंगयू को देखते हैं जो कि रियो का चैनल जब चेक करता है तो उसकी व्यूज अब बढ़ने लगे थे। साथ ही वो उस व्यूअर के कमेंट को भी रीड करता है। इतने में म्योंगू से जल्दी से बाहर बुलाता है। जब सुंगयू जाता है तो देखता है कि एक क्लाइंट आया हुआ था जो कि उनसे बिल्डिंग बनवाना चाहता था। पर वो जब सुंगयू से इस जगह पर ऑफिस बनाने के बारे में पूछता है तो बताता है कि मैं यहाँ पर ही बड़ा हुआ था, इसलिए मैंने अपना ऑफिस यहीं पर सेटअप किया। इस पर वो आदमी उसका और इस टाउन का मजाक बनाने लग जाता है कि ऐसी जगह भला कौन ही अपना ऑफिस बनाता है। जिसकी बातें सुनकर सुंगयू से कोई दूसरा आर्किटेक्ट ढूंढने के लिए कहता है जो कि उसके लिए बिल्डिंग बना सके। म्योंग सुंगयू को शांत करने की कोशिश करता है और फिर खुद ही उसी क्लाइंट से भिड़ जाता है कि तुम्हारे इस प्रोजेक्ट से हमारी रोजी रोटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह वो दोनों उस क्लाइंट के प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। म्योंग ने पहली बार किया था इसीलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन इससे उन्हें अपना मोटिव समझ में आ रहा था कि वो सिर्फ आर्किटेक्चर बनाने के लिए इस फील्ड में नहीं आए थे। उनका मोटिव था लोगों की मदद करना, और ये उसे तब पता चला जब उसने उस ओल्ड लेडी के घर को ठीक किया। पर म्योंग के सपने थे कि उसके बच्चे अच्छे इंग्लिश कोचिंग में जाए और उसका एक बहुत ही अच्छा सा घर हो। तो सुंगयू से कहता है कि इंग्लिश तुम्हें रियो पढ़ा सकती है और तुम्हारा घर मैं बना दूंगा, जो सुनकर वो खुश हो जाता है। तभी म्योंग को याद आता है कि उसने एक पोस्टर देखा था कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एक प्रोग्राम करवा रहा है जिसमें वो रेजिडेंशियल्स को फ्री कंसल्टेंसी देंगे ताकि वो अपनी लिविंग कंडीशन इंप्रूव कर सके, साथ ही खाली जगह को भी वो अपनी लिविंग के लिए यूज कर सके। और इस प्रोग्राम के लिए सुंगयू भी आगे आना चाहता था ताकि वो उस ओल्ड लेडी की तरह और भी लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद कर सके। इससे रियो को भी अपना एक गोल मिल जाता है। अभी तक वो सिर्फ वीडियोस अपलोड कर रही थी, लेकिन अब वो चाहती थी कि लोग उसके हाथ का बनाया हुआ खाना टेस्ट कर सके। दूसरी तरफ हम डैड को देखते हैं जो कि डिस्कस करने के लिए एक साथ हुए थे कि वो अपनी वाइफ को भला कैसे शांत करे, लेकिन उन्हें कुछ आइडिया नहीं आ रहा था। वो फिर से ड्रिंक करने लग जाते हैं। फिर हम रियो की मॉम को देखते हैं जो कि मार्केट से सब्जी लेकर घर पर जा रही थी। तभी वो कुछ लेडीज को उनकी शॉप के बारे में बात करते हुए सुनती है कि उनकी शॉप बंद होने वाली है और रियो की डैड भी अपनी बेटी की तरह अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, जो बात मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो उनसे लड़ने लगती है, लेकिन अकेले उनसे लड़ना उनके बस की नहीं था। वो सभी उन्हें नीचे गिरा देती हैं। तभी पीछे से सुंगयू की मॉम आ जाती है जो कि रियो की मॉम को इस तरीके से देखकर तीनों लेडीज पर काफी गुस्सा हो जाती है। वो भी उन्हें मारने लग जाती हैं। पहले तो उन्हें भी थोड़ी सी चोट लगती है, पर इसके बाद वो बैग से सब्जियां निकाल कर उन तीनों लेडीज को मारने लग जाती हैं। लेकिन इस सब की वजह से हम उन्हें पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ पर दोनों डैड और बच्चे भागते हुए आते हैं, जिन्हें देखकर मॉम पूछती है कि क्या तुम दोनों फिर से साथ में ड्रिंक कर रहे थे। ये सुनते ही वो घबरा जाते हैं कि अब उनकी खैर नहीं। सुंगयू और रियो को मॉम साथ में देखकर पूछती है कि तुम लोग भी साथ में थे, लेकिन जब इन चारों की नजर पीछे बैठी हुई इन तीन लेडीज पर पड़ती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। उन्हें देखने से ही पता लग रहा था कि उनकी कितनी बुरी तरीके से पिटाई हुई है, जिसके बाद दोनों डैड किसी तरीके से मैटर को वहीं पर खत्म कर देते हैं और उन लेडीज को मेडिकल चार्जेस वगैरह देकर चले जाते हैं। लेकिन तब वो नोटिस करते हैं कि इस इंसिडेंट से दोनों मॉम की एक दूसरे से नाराजगी जो थी वो खत्म हो चुकी थी। वो जो कुछ भी हुआ उससे काफी खुश थे और यही बात कर रहे थे कि किसने उन्हें ज्यादा अच्छे से मारा। जिसके बाद हम दोनों मॉम को रियो के घर की छत पर देखते हैं जहाँ ये दोनों आज अपने मन की सारी बातें एक दूसरे के सामने रख देती हैं। रियो की मॉम बताती है कि वो हमेशा सुंगयू की मॉम से इन्फीरियर फील करती थी क्योंकि उनके पास वो लग्जरी वो स्किल्स थी जिससे वो अब्रॉड जाया करती थी, और एक तरफ वो रियो और दोंगजिन की देखभाल में ही रह गई। इस पर सुंगयू की मॉम बोलती है तुम्हारी जैसी लाइफ मैं भी चाहती हूँ, लेकिन सुंगयू का ख्याल रखने का मौका मुझे कभी भी नहीं मिला। मैं इसके लिए तुम्हें कितना ही थैंक यू बोलूं
वो कम ही होगा, तुमने उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा। मॉम फिर उन्हें उनका पहला दिन बताती है जब वो स्कूल में पहली बार मिले थे, और रियो की मॉम से बोलती है कि इन लॉज बनने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ ऐसी ही रहूंगी जैसे कि अभी हूँ। जो सुनकर वो हैरान हो जाती है कि उन्होंने रियो को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उन्हें यही लग रहा था कि रियो की बीमारी की वजह से वो उसे नहीं अपनाएंगे। इस पर सोंगियो की मॉम कहती है कि मुझे रियो की बीमारी से हमेशा प्रॉब्लम रही है, पर इसलिए नहीं कि मेरे बेटे का बाद में क्या होगा, बल्कि इसलिए कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड की बेटी है। ये वो लड़की है जिसे मैं सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ। अगर वो ऐसी प्रॉब्लम में है तो मुझे उसकी फिक्र होगी ही ना। जो सुनने के बाद रियो की मॉम इमोशनल हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि अंदर से रियो और सोंगियो उनकी बातें सुन रहे थे। रियो तो यहाँ पर रो रही थी और साथ ही दोनों डैड भी रो रहे थे। सुंगियो की मॉम अब यहाँ पर रियो की मॉम से वादा करती है कि जैसे तुमने सुंगियो को बचपन में ख्याल रखा था, वैसे ही मैं रियो का ख्याल रखूंगी। ये बोलकर अब वो उन लोगों को अंदर बुला लेती हैं, जिन्हें पता लग गया था कि वो उनकी बातें सुन रहे हैं। मॉम फिर रियो और सुंगियो को गले लगाकर उनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेती है। इस इमोशनल मोमेंट पर दोनों डैड एक दूसरे को गले लगाकर रोने लग जाते हैं, जो कि किसी से भी नहीं देखा जाता। अगले दिन हम देखते हैं कि रियो के डैड आज काफी तैयार होकर रेस्टोरेंट में जा रहे थे, क्योंकि आज उनका रेस्टोरेंट में काम करने का आखिरी दिन था। दूसरी तरफ हम मोएम को देखते हैं, जिसे डायरेक्टर उसके साउथ पोल पर पोस्टिंग के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और बताते हैं कि वहां जाने वाली तुम पहली लड़की होगी। ये सुनकर वो काफी खुश हो जाती हैं। जाने की प्रिपरेशन करने के लिए उसके पास 2 ही हफ्ते थे, लेकिन तभी वो किसी सोच में पड़ जाती हैं। वहीं डैड पूरे दिन इंतजार करते हैं कि कोई कस्टमर आएगा, पर शाम के 5 बज जाते हैं और कोई भी नहीं आता। और वो जैसे ही अपना आखिरी दिन पूरा करने जाने वाले थे कि तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है, जिसे डैड सब कुछ सर्व करते हैं जो कि उसने ऑर्डर किया था। साथ ही उसे बता देते हैं कि आज उनकी शॉप का आखिरी दिन है, जो सुनकर उसे बुरा लगता है। वो उसे बताती है कि वो कैसे यहीं पर बड़ी हुई है और स्कूल के बाद वो अक्सर यहाँ पर खाने के लिए आया करती थी। आपके खाने का टेस्ट और आप बिल्कुल भी नहीं बदले। जो सुनकर डैड उसे और भी खाना सर्व करते हैं और उसकी बातें सुनकर डैड को अच्छा भी लगा था। अब जैसे वो शॉप बंद करने के लिए जा रहे थे, तभी वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं, जिन्हें अचानक से देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि इस मोमेंट पर वो सभी लोग उनके साथ हैं जिनसे वो प्यार करते हैं। सबसे लास्ट में यहाँ पर मोयाम और कांग आ जाते हैं। फिर सभी को बताते हैं कि वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। कांग अब यहाँ पर डैड से उनकी रिटायरमेंट के ऊपर एक्सपीरियंस लिखना चाहता था, इसीलिए वो उनसे इंटरव्यू के लिए पूछता है। जब सभी लोग अंदर खाना एंजॉय कर रहे थे, तब कांग डैड से उनके लाइफ टाइम एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है। वो उनसे पूछता है कि क्या आपकी लाइफ में ऐसा कुछ रह गया जिसका आपको रिग्रेट हो, जिस पर वो इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा काफ़ी कुछ है, पर यही लाइफ है जिससे हमें एक्सेप्ट करना होगा। इस जगह से मेरी काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं। अभी शॉप के बाद मेरे लिए बस मेरी फैमिली है, जिसका मुझे अच्छे से ख्याल रखना है। सबके जाने के बाद डैड अपनी शॉप को गुड बाय करके जब बाहर आते हैं, तो बाहर उनकी फैमिली को देखकर वो चौंक जाते हैं। उन्हें लगा था कि वो चले गए होंगे, पर उनके बिना वो कैसे जा सकते थे। फिर सभी लोग डैड से उनके कल के प्लान की बात करने लग जाते हैं, क्योंकि फाइनली वो अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं, जिस पर उन्हें अभी कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करेंगे। बाद में हम देखते हैं कि रियो सुंगियो को मिलने के लिए प्लेग्राउंड में बुलाती है। वो उसके लिए संजियोक डिश बनाकर लेकर आई थी, जो कि सुंगियो को काफ़ी पसंद थी। वो एक ही बार में उसे खा जाता है, उसकी काफ़ी तारीफ करता है। रियो उसे प्रपोज करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे लिए रेनबोज लाइफ टाइम बनाना चाहती हूँ, जब तक तुम इससे बोर नहीं हो जाती तब तक। तो सुंगियो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करके उसे किस कर देता है और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। अब हम कुछ दिन बाद रियो और सुंगियो की फैमिली को एक साथ ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं, जहाँ पर सुंगियो के डैड जब मॉम को खुद सर्व कर रहे थे, तो ये देखकर रियो की मॉम भी डैड से उन्हें सर्व करने के लिए कहती है। इस पर वो कहते हैं कि वो फूड तो तुम्हारे पास ही रखा हुआ है ना, तो तुम खुद क्यों नहीं ले लेती। जो सुनकर वो उन्हें मारने लग जाती है। अब खाने के बाद रियो और सुंगियो ऊपर रूम में चले जाते हैं, जहाँ रियो उससे पूछती है कि इन दिनों तुम कहाँ पर बिजी हो, हम कितने दिनों से डेट पर नहीं गए हैं। तो वो कहता है कि उसके पास काफ़ी काम था और वो उसे 1 वीक और वेट करने के लिए कहता है, जो कि रियो को काफ़ी लंबा टाइम लग रहा था। तो सुंगियो उसे गले लगाकर बोलता है कि इतना टाइम तो मैं भी तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा। इतने में दोंगजिन अंदर आ जाता है, जो कि उन दोनों को ऐसे देखकर चौंक जाता है और जोर से चिल्लाकर मॉम से कहता है कि ये दोनों रूम में अजीब हरकतें कर रहे हैं। पर रियो से बोलती है कि हमें दोनों फैमिलीज का अप्रूवल मिल चुका है, तो तुम यहाँ से निकल जाओ। पर दोंगजिन उसे एम्बैरेस करने के लिए सुंगियो को बताता है कि रियो उसका रेजर चुरा लेती है, जैसे कि वो बिग फुट हो। पर इसे सुंगियो को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। दोंगजिन अब भी जाने का नाम नहीं ले रहा था। वो इस बात से काफी हैरान था कि सुंगियो रियो को भला कैसे पसंद कर सकता है, जिसे देखकर सुंगियो अपने पर्स में से कुछ पैसे निकाल कर उसे दे देता है खाने पीने के लिए, जो देखकर दोंगजिन काफी खुश हो जाता है और उसे ब्रदर इन लॉ कहता है। इसके बाद रियो उसे रूम से निकाल देती है और दोनों अपने मूवमेंट कंटिन्यू करते हैं। दूसरी तरफ हम कांग को देखते हैं
जिसे मोयम के ऑफिस जाने पर उसके कलीग से पता चलता है कि एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर मोयम को साउथ पोल के लिए असाइन किया गया है, जो कि उसका सपना था। जब मोयम नीचे आती है तो कांग उसे साउथ पोल के बारे में कोई भी बात नहीं करता। तभी मोयम उसे कहती है कि हमें एक डेट के लिए चलना चाहिए, जिसके लिए वो मान जाता है क्योंकि उनकी पिछली डेट तो खराब हो गई थी। हम अब इन दोनों को अम्यूजमेंट पार्क में देखते हैं, जहाँ की राइड से कांग काफी डरा हुआ था, पर मोयम के लिए वो उस राइड पर चढ़ जाता है, लेकिन वो डरा हुआ था। ये देखकर वो उसके काफी पास बैठ जाती है और उसे हिम्मत देती है। राइड के स्टार्ट होने के बाद कांग भी एंजॉय करने लग जाता है और इस तरह वो दोनों काफी सारी राइड्स पर जाते हैं, साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर हम तीनों मॉम को देखते हैं, जो कि ग्रुप की 4th मेंबर को रियो और सोंग्यू की रिलेशनशिप के बारे में बताती है, तो वो काफी खुश होती है। सोंग्यू की मॉम रियो की मॉम से बोलती है कि शादी में हमें कोई गिफ्ट या फिर पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे लिए बच्चों की सिर्फ खुशी मैटर करती है। तो वो रिप्लाई देती है कि मैं कौन सा तुम्हें देने वाली थी, जिस पर वो दोनों फिर से बहस शुरू कर देती है। पर फिर शांत होने के बाद वो दोनों वेडिंग लोकेशन सोचने लग जाते हैं। जब सोंग्यू की मॉम बड़े अच्छे होटल की बात करती है तो रियो की मॉम बोलती है कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव होगा। तो सोंग्यू की मॉम अब उन्हें क्लोज फ्रेंड्स और लोगों को इनवाइट करने का सोचती है, पर रियो की मॉम कहती है कि मैं दूसरों की शादी में इतने पैसे दिए हैं तो मुझे वो भी तो वसूल करने हैं। जो सुनकर सोंग्यू की मॉम गुस्सा हो जाती है कि आखिर उन्हें चाहिए क्या। उनकी ये लड़ाई युनतू भी देख रही थी, जिसे मोयम की मॉम समझाती है कि तुम अपनी फ्रेंड से इस तरीके से लड़ाई मत करना, जो देखकर दोनों ही मॉम अब चुप हो जाती है। सीन अब डोंगजिन पर आता है, जो कि पर्सनल ट्रेनिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा था। तभी लीना वहाँ पर आती है, जो उसे कहती है कि मैं अपने लिए भी पर्सनल ट्रेनर ढूंढ रही हूँ। तो डोंगजिन अपने बॉस को उसे गाइड करने के लिए बुलाता है, पर तभी लीना डोंगजिन को देखती है और सोचती है कि क्या ये हमेशा से इतना हैंडसम दिखता था। इसके बाद हम रियो को देखते हैं, जो कि अपने डैड के रेस्टोरेंट में सब कुछ काफी मिस कर रही थी। तभी उसे मोयम का कॉल आ जाता है, जिसके बाद वो काफी सारा सामान लेकर मोयम के घर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए जाती है, क्योंकि वो साउथ पोल पर जाने वाली थी। पर मोयम काफी दुखी थी कि वो ये सब कांग को कैसे बताएगी। तो केक खाते खाते इस बार में सोचने लग जाते हैं। रियो से समझाती है कि तुम्हें डायरेक्टली उसे इस बार में बता देना चाहिए और समझाना चाहिए कि ये तुम्हारा सपना है, बस 1 साल की तो बात है ना। पर मोयम अब भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसे देखकर रियो को भी समझ में आ जाता है, जब वो अब्रॉड गई थी तब सुंग्यू को कैसा फील हुआ होगा। तभी उसे सुंग्यू का कॉल आ जाता है, पर वो उसे नहीं उठाती। मोयम को कुछ टाइम अकेले बिताना था, तो वो रियो को वहाँ से भगा देती है। जिसके बाद रियो वहाँ से सुंग्यू से मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ उसे देखते ही वो उसे गले लगा लेता है और फिर वो उसे मोयम के साउथ पोल वाली बात बताती है, जो सुनकर वो उसके लिए काफ़ी खुश होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि सुंग्यू की मॉम ने रियो की मॉम को उनके घर पर खाना बनाना सिखाने के लिए बुलाया था। तो बदले में रियो की मॉम भी उन्हें इंग्लिश सिखाने के लिए कहती है, जिसका कारण वो बताती है कि अभी तो नहीं, लेकिन कभी न कभी तो वो अब्रॉड जरूर जाएगी घूमने के लिए, तब ये चीज़ उन्हें काम आएंगी, जिसके लिए मॉम भी मान जाती है। अब जब वो खाना बनाना शुरू करते हैं, तब रियो की मॉम सुंग्यू की मॉम को काफ़ी डांट रही थी, क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं आता था। उन्होंने राइस कुकर भी पहली बार ऑपरेट किया था। इसके बाद रियो की मॉम को इंग्लिश सिखाने की बारी आती है, तो सुंग्यू की मॉम जैसे अपना बदला ले रही थी, जिससे रियो की मॉम जल्दी इरिटेट हो जाती है। अब दोनों मॉम तो यहाँ पर थी और दोनों डैड रियो के घर में अपने ड्रिंक्स का प्रोग्राम सेट कर रहे थे। सुंग्यू के डैड एक एक्सपेंसिव बॉटल लेकर आए थे, जो देखकर रियो के डैड काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर डैड उन्हें उसके साथ एक कैमरा भी देते हैं, जिससे वो मॉम की अच्छी फोटोज़ खींच सकते थे। एक साथ 2 गिफ्ट देकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन रात होते होते वो दोनों काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो चुके थे। रियो के डैड उसी कैमरा से सुंग्यू के डैड की फ़ोटो खींचने लग जाते हैं, जहाँ पर सुंग्यू के डैड पोज कर रहे थे और रियो के डैड उनकी फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। पर जब वो अच्छे से फ़ोटो नहीं खींच रहे थे, तो वो उन्हें मार मार के सिखा रहे थे कि कैसे फ़ोटो लेनी है। अगले दिन वो मोयम को देखते हैं, जो कि कांग के लिए गिफ्ट लेकर आई थी। जब वो उसे खोलता है तो उसमें टी-शर्ट थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो दोबारा से उस स्मार्ट फ्लैट मैन वाली टी-शर्ट को पहने। लेकिन जब वो अच्छे से देखता है तो उसके अंदर उनकी पूरी फैमिली के लिए सेम टी-शर्ट्स थी, जो देखकर कांग काफ़ी खुश हो जाता है कि अब उसकी और युनदू की भी एक फैमिली है। फिर कांग भी उसे रिटर्न गिफ्ट देता है, जिसमें काफ़ी सारे विंटर जैकेट्स और बूट्स वगैरह थे। वो मोयम से कहता है कि साउथ पोल पर काफ़ी ठंड होती है ना, तो तुम इसमें खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हो। ये देखकर मोयम हैरान होती है कि उसे ये बात पहले से ही पता है। वो उसे अब ये बात अब तक छुपाने के लिए माफ़ी मांगती है, पर कांग बुरा नहीं मानता, बल्कि वो उसके फैसले को सपोर्ट करता है। पर अब प्रॉब्लम थी कि वो दोनों युनदू को ये सब के बारे में भला कैसे बताएंगे, लेकिन उसने बाहर से ही सब कुछ सुन लिया था। वो मोयम से कहती है कि तुम मेरे लिए वहाँ से पेंगुइन्स की फ़ोटो लेकर आना और मैं और डैड तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। फिर वो तीनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और साथ में काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। सीन अब यहाँ से रियो पर आता है, जो कि अपनी वीडियोस पर लोगों के कमेंट का रिप्लाई दे रही थी। तभी उसके सामने उसी यूज़र का कमेंट आ जाता है, जिसने उसे बताया था कि बीमार होने की वजह से वो खुद खाना नहीं बना पा रही है, पर उसे समझ ही नहीं आता कि वो
उसे क्या रिप्लाई दे। इतने में सोंगियो उसे विंडो पर बुलाता है। जब रियो जाती है तो वो उसे बाहर घूमने चलने के लिए कहता है, जिसके लिए वो तुरंत ही मान जाती है और दोनों रेडी होने के बाद नीचे मिलते हैं। दोनों अब साथ में पुराने दिनों की तरह टाउन की गलियों में घूमते हैं, जहाँ हम उनके खुद के बचपन को भी देखते हैं, जिसमें वो एक साथ जाया करते थे और कैसे एंजॉय करते थे और कैसे स्कूल टाइम में रियो से मारने के लिए पीछे भागा करती थी। चलते चलते अभी दोनों रियो के डैड के रेस्टोरेंट तक पहुंच जाते हैं, जो कि उन्होंने अब किसी और को दे दिया था। वहाँ पर रेनोवेशन भी हो चुका था। रियो को ये जगह पहले से अच्छी लग रही थी। सोंगियो अब उसे उस जगह को दिखाने के लिए अंदर लेकर जाता है, जो देखकर रियो हैरान हो जाती है कि ऐसे कैसे वो किसी और की जगह में जा सकते हैं। लेकिन जब वो अंदर जाती हैं तो सोंगियो उसे सरप्राइज देता है कि ये रेस्टोरेंट अब तुम्हारा है, जो सुनकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। यहाँ से अब हम कुछ दिन पहले का सीन देखते हैं, जब रियो के डैड सोंगियो से मिलने के लिए उसके वर्कशॉप पर गए थे। वो उसे बताते हैं कि वो रियो के लिए रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं। वो उसे सोंगियो से रेनोवेट करने की मदद मांगने के लिए आए थे, क्योंकि वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाए थे। इसीलिए वो उसे अभी रेस्टोरेंट देना चाहते थे, जिसके लिए सोंगियो मना नहीं करता, क्योंकि वो भी डैड के साथ मिलकर रियो को ये सरप्राइज देना चाहता था। जिसके बाद से वो दिन रात लगातार रेस्टोरेंट को डिज़ाइन करने पर काम कर रहा था। यही वजह थी कि वो आजकल काम में बिजी रहने लगा था और रियो से नहीं मिल रहा था। रियो ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि जिन लोगों को वो सबसे ज़्यादा पसंद करती है, उन्होंने उसके लिए इतना सब कुछ किया। फिर हम डोंगजिन को देखते हैं, जिसने कल के लिए अपने एग्ज़ाम की सारी तैयारी कर ली थी। तभी उसका बॉस उसके पास आकर उससे अपनी जीती हुई बेल्ट देता है। वो चाहता था कि इस लेगेसी को वो आगे कंटिन्यू करे। जब डोंगजिन उस बेल्ट को पहनकर देख रहा था, तब लीना वहाँ पर आ जाती है, जो उसे बताती है कि मैंने पर्सनल ट्रेनिंग के कोच के लिए मना कर दिया। एक बार तुम एग्जाम पास कर लो, फिर मैं तुम्हारी फर्स्ट लाइन बनूंगी। क्योंकि लास्ट टाइम उसने जब रनिंग के लिए उसे गाइड किया था, तो उसकी गाइडेंस उसे काफ़ी पसंद आई। जिसके बाद वो रनिंग करने के लिए ट्रेडमिल पर चली जाती है, तो डोंगजिन उसकी मदद करता है। सीन अब यहाँ से रियो और सोंगियो पर आता है, जो कि एक स्टोर के बाहर मोयम और कांग के साथ थे। मोयम सभी को स्टोर में फेयरवेल पार्टी दे रही थी, जिससे रियो और सोंगियो उदास थे, क्योंकि उन्होंने ग्रैंड पार्टी एक्सपेक्ट की थी। तभी सोंगियो कहता है कि पता नहीं हम तीनों एक दूसरे के दोस्त कब और कैसे बन गए। तो रियो बोलती है कि अगर हमारी मॉम फ्रेंड्स ना होती तो हम कभी भी मिल नहीं पाते। इस पर कांग पूछता है कि मेरा क्या, तो मोयम कहती है कि तुम तो मेरे लव हो। और उनकी रोमांटिक बातें सुनकर रियो और सोंगियो जाने लगते हैं, जो देखकर मोयम कहती है कि भूलो मत कि मैंने तुम्हें कितना झेला है। तो वो लोग फिर से बैठ जाते हैं और पार्टी कंटिन्यू रखते हैं। अगली सुबह मोयम को साउथ पोल के लिए निकलना था। कांग उसका सारा सामान कार में रखता है ताकि वो उसे एयरपोर्ट छोड़ सके। मॉम यहाँ पर मोयम से कहती है कि तुम हमेशा से एक यूनिक चाइल्ड रही हो, जिस पर वो उन्हें थैंक्स कहती है कि उन्होंने उसके हर फैसले में उसका साथ दिया, वरना वो कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। मॉम अब उसे गले लगाकर बोलती है कि मुझे तुम पर काफ़ी प्राउड है। पर युंदो को छोड़कर जाने का मोयम का मन नहीं कर रहा था, तो वो उसे भी अपने साथ ले जाने लगती है, जो देखकर मॉम युंदो को अंदर लेकर चली जाती है। जिसके बाद कांग भी मोयम को वहाँ से ले जाता है। वहीं हम रियो को देखते हैं, जो कि उस कमेंट पर रिप्लाई करती है कि मैं जल्दी ही अपना रेनबो किचन नाम से रेस्टोरेंट खोल रही हूँ, तो वहाँ पर आकर उसका खाना ट्राई कर सकती है। जिसके बाद वो जाकर रेस्टोरेंट ओपनिंग की तैयारी पर लग जाती है, जिसके काम में सोंगियो भी उसकी मदद कर रहा था। तभी रियो के मॉम डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं। रियो यहाँ पर डैड को गले लगाकर इस सब के लिए थैंक्स कहती है, जहाँ पर मॉम और डैड दोनों को ही रेस्टोरेंट काफ़ी पसंद आते हैं। फिर रियो डैड से बोलती है कि आप मेरे रेस्टोरेंट के एडवाइज़र बन जाना, क्योंकि उन्हें इस फील्ड में ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो वो कहते हैं कि मुझे अभी कुछ टाइम ही हुआ है रिटायर हुए, तुम फिर से मुझे काम पर लगा रही हो। पर वो तीनों ने मिस्टर एडवाइज़र कहकर रिक्वेस्ट करते हैं, जिसके लिए वो मना नहीं कर पाते। इसके बाद रियो अपने रेस्टोरेंट के लिए एक ऐप डेवलप करती है, जिसमें यूज़र अपने अकॉर्डिंग डिश सिलेक्ट और टेस्ट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते थे। सोंगियो उसकी काफ़ी तारीफ करता है कि वो पहली कुक होगी जिसे कोडिंग भी आती है। अगले दिन अब दोनों फिर वेडिंग ड्रेस देखने के लिए जाते हैं। जब रियो अपनी ड्रेस ट्राई करके सोंगियो को दिखाती है, तो वो तो उसे देखता ही रह जाता है और बोलता है कि तुम ना अब से रोज यही ड्रेस पहना करो। तो वो उसे अपने पास बुलाकर उसका गला पकड़ लेती है। लेकिन फिर रियो को लगता है कि उन्हें अभी अपनी शादी 1 साल तक पोस्टपोन करनी चाहिए, क्योंकि मोयम भी वहाँ पर नहीं है और रियो को भी अपने रेस्टोरेंट सेटअप करना था। जिसके लिए सोंगियो मान तो जाता है, पर उसे वेट नहीं हो रहा था कि वो रियो को दोबारा वेडिंग ड्रेस में कब देखेगा। तो रियो उसे एक आइडिया देती है, जिसके बाद हम सोंगियो की मॉम को ब्राइडल ड्रेस में देखते हैं, जहाँ पर उसके डैड भी अच्छे से ड्रेसअप हो रखे थे और साथ में वो भी। असल में सोंगियो अपने मॉम डैड को एक बार फिर से उनकी शादी के मोमेंट्स याद करवाना चाहता था। मॉम डैड दोनों ही काफ़ी
काफी खुश से पुराने दिनों को याद करके, जिसके बाद ये लोग फैमिली फोटो क्लिक करवाते हैं जिसमें इनके साथ रियो भी थी। फिर मॉम की फ्रेंड्स भी वहाँ पर ब्राइड्समेड बनकर आ जाती हैं, वो भी उनके साथ फोटोज क्लिक करवाते हैं और काफी इंजॉय करते हैं। जिन्हें इतना खुश देखकर सुंग्यो रियो को थैंक्स कहता है क्योंकि उसके बिना वो ये कभी भी नहीं कर पाता। तो रियो बोलती है कि हाँ, लड़के मॉम्स की बातें ना अच्छे से नहीं समझ पाते, तो मैंने अब अपनी मॉम के साथ में बाहर होना चाहिए था। पर वो कहता है कि उनका बेटा तो मैं 30 साल से हूँ, अब मैं तुम्हारा पार्टनर बनकर रहना चाहता हूँ और तुम्हारे बिना मैं एक मोमेंट भी वेस्ट नहीं कर सकता। तभी रियो से बोलती है कि वो लोग भी 30 साल बाद अपने पेरेंट्स की तरह ही ऐसे फोटो क्लिक करवाएंगे और दोनों काफी खुश होकर एक दूसरे को किस करते हैं। सीन अब यहाँ से 10 महीने बाद का आता है, जहाँ पर हम सभी मॉम्स को पार्क में देखते हैं एक्सरसाइज करते हुए। वहाँ पर रियो की मॉम की बातों से हमें पता चलता है कि सुंग्यो को सोल का पब्लिक आर्किटेक्ट बना दिया गया है। उसके पास क्लाइंट्स पैसे लेकर तैयार खड़े हैं, लेकिन वो है कि पब्लिक आर्किटेक्ट पर ज्यादा फोकस कर रहा है। तो सुंग्यो की मॉम रियो के बारे में बात कर रही होती है कि उसे भी रेस्टोरेंट खोलने के कुछ ही महीने बाद ही ऑरेंज रिबन मिल गया है और अब रियो भी काफी पॉपुलर हो गई है। लेकिन आज तक उन दोनों का लड़ना अभी तक बंद नहीं हुआ था। पहले वो अपने बच्चों के लिए लड़ते थे और अब वो एक दूसरे के बच्चों की तारीफ करके लड़ रहे हैं कि रियो ने उन्हें ये गिफ्ट दिया है और सुंग्यो ने उन्हें ये गिफ्ट दिया है। तभी मोयम की मॉम भी यहाँ पर इन दो की तारीफ करती है कि उसे अपने किंडरगार्टन में अवार्ड मिला है और जो उनकी दूसरी फ्रेंड थी उनके बेटे की भी जॉब लग गई थी। तो इस बात से सभी लोग काफ़ी खुश थे। वहीं हम दोंगजिन के बॉस को देखते हैं जो कि जिम में उसके पर्सनल ट्रेनर होने का बोर्ड लगाता है। दोंगजिन ने अब लीना को ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दिया था। जहाँ लीना एक्सरसाइज के बाद उसे बाहर फ्राइड चिकन और ड्रिंक करने के लिए पूछती है, पर वो डांटने लग जाता है कि इतनी एक्सरसाइज के बाद वो भला बाहर कैसे खा सकती है। जहाँ हम समझ पाते हैं कि लीना तो अपनी तरफ से उसे अप्रोच कर रही थी, लेकिन वो शायद उसकी फीलिंग से अनजान था। सीन अब यहाँ से रियो और सुंग्यो के डैड पर आता है जो कि अब अक्सर बैडमिंटन खेलने के लिए जाया करते थे। पर सुंग्यो के डैड को कल काम पर जाना था, जो देखकर रियो के डैड उनसे कहते हैं कि तुम रिटायर क्यों नहीं हो जाते। इस पर डैड बोलते हैं कि क्या तुम्हारा कोई और दोस्त नहीं है, जो सुनकर उनके हाथ से रैकेट गिर जाता है क्योंकि वो सही कह रहे थे। फिर हम मोयम को देखते हैं जो कि मीटिंग के बाद जल्दी से कांग और युंदो को वीडियो कॉल करती है। वो देखती है कि वो दोनों उसी के घर में थे, जिससे उसे काफ़ी खुशी होती है कि वो भी अब उनकी फैमिली का पार्ट बन चुके हैं और उन लोगों ने डिसाइड किया है कि अब वो लोग उसके साथ उसके घर में ही रहेंगे और अपने घर को भेज देंगे। फिर कांग उसे बताता है कि अगले महीने वो उसके पास आ रहा है क्योंकि उसे वहाँ साउथ पोल के बारे में एक आर्टिकल कवर करना है, जिसके लिए उसे परमिशन मिल चुकी है। जो बात जानने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वही रियो के रेस्टोरेंट में कस्टमर्स उसके खाने की काफ़ी तारीफ कर रहे थे, जिसके बाद रियो उन कस्टमर को उस डिश की रेसिपी भी दे देती है जो कि उन्होंने ऑर्डर किया था। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि कोई भी रेस्टोरेंट ऐसा नहीं करता। पर रियो का मानना था कि अगर इससे लोगों को हेल्दी खाना बनाने में मदद मिलती है तो वो इस बात से खुश है। वैसे भी उसने ये सारी रेसिपीज अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। फिर हम सुंग्यो के ऑफिस को देखते हैं जिसने वर्कशॉप का फर्स्ट फ्लोर सभी सिटीजन्स के लिए खोल दिया था, जहाँ पर कोई भी आकर अपने पसंद की एक्टिविटी कर सकता था। इतने में मॉम और उनकी फ्रेंड भी वहाँ पर आ जाती है। सुंग्यो की मॉम ने अपनी एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने अपने अब तक के 30 साल की डिप्लोमेट एक्सपीरियंस के बारे में लिखा हुआ था और कुछ ही दिनों में उनका एक बुक साइनिंग इवेंट भी होने वाला था जिसमें वो सभी को इन्वाइट करती है। रियो की मॉम भी वहाँ की वॉल पर अपनी फेरी टेल क्लासेस का एक नोट लगाती है ताकि वो टाउन के सभी बच्चों को इंस्पायर कर सके। वो सुंग्यो को यह भी बताती है कि उन्होंने इंग्लिश सीखना भी शुरू कर दिया है ताकि वो अगले साल से बच्चों को इंग्लिश फेरी टेल्स भी सुना सके, जिस सबसे उसे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि रियो की मॉम उसे बचपन में फेरी टेल सुनाया करती थी और उन्हें ये करना काफ़ी अच्छा लगता था। दूसरी तरफ रियो जब कमेंट्स चेक कर रही थी तो उसमें उसे वही यूज़र का कमेंट दिखता है जिसने काफ़ी टाइम पहले बताया था कि बीमारी की वजह से उसमें खाना बनाने की एनर्जी नहीं है, लेकिन आज जब वो उसके रेस्टोरेंट से खाना खा कर गई तो उसने उसे अपनी रेसिपीज़ भी दी जो कि उसे काफ़ी पसंद आई। पर वो शाय होने की वजह से उसे बता नहीं पाई कि वही वो पर्सन है, जिसका ये मैसेज देखकर रियो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तभी उसे सुंग्यो का मैसेज आता है और उसे याद आता है कि उसे तो उससे मिलने के लिए जाना था। वो भागते हुए अब उससे मिलने के लिए जाती है, पर वो तो जैसे उसके लेट आने से काफ़ी नाराज़ था। जो कहती है कि तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, तुमने कहा था कि मैं कितना भी लेट हो जाऊं पर ध्यान से आऊं। तो वो कहता है कि मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं, पर उसकी आवाज़ से साफ पता चल रहा था कि वो नाराज़ है क्योंकि उन्हें नए घर के लिए कॉन्ट्रैक्टर से मिलने के लिए जाना था, जो कि सुंग्यो ने खुद उन दोनों के लिए डिज़ाइन किया था शादी के बाद रहने के लिए। वो अब यहाँ पर बहस बंद करने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब उन्हें लगता है कि बात बढ़ रही है तो वो अपने
बनाए हुए रूल्स याद करते हैं कि जब भी उनकी बहस होगी तो वो एक दूसरे का हाथ पकड़ कर रखेंगे जब तक उनकी बहस सॉल्व नहीं हो जाती है। हर सेंटेंस में हनी कहेंगे और बहस खत्म होने के बाद वो उसे तुरंत ही भुला देंगे और हाथ पकड़ कर चलने लग जाते हैं। लेकिन उनकी बहस अब भी खत्म नहीं हुई थी। वो एक दूसरे को हनी कहकर लड़ रहे थे और डिसाइड कर रहे थे कि नए घर में क्या चीज़ें कैसी होंगी। तो सोंग्यो अब यहाँ पर एक और रूल ऐड कर देता है कि लड़ाई करने के बाद भी वो लोग दूसरे बेडरूम में जाकर नहीं सोया करेंगे। फिर वो कॉन्ट्रैक्टर को फ़ोन करके अपना नया घर देखने के लिए निकल जाते हैं और इसी के साथ हमारा ये प्यारा सा ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में। तब तक के लिए गुड बाय।